तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, सूरज की पहली किरण के साथ अन्नदाता कार्यक्रम में मैं रीमा अपने प्रदेश के सभी किसान भाइयों का स्वागत करती हूं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत से पहले जानते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। खेतों में खड़ी अरहर की फसल में देखरेख प्रबंधन। आलू की फसल में लगने वाले रोग कीट एवं उनका नियंत्रण। बुंदेलखंड क्षेत्र हेतु गेहूं की उन्नतशील प्रजातियां एवं बुआई की वैज्ञानिक तकनीक। अरहर दलहन वर्ग की प्रमुख फसल है और इस समय अरहर की फसल में फूल व फली बनने की प्रारंभिक अवस्था चल रही है। यह फसल की उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था होती है, परंतु इस अवस्था में अगर समसामयिक प्रबंधनों पर ध्यान देने के साथ साथ हानिकारक कीटों के नियंत्रण पर ध्यान नहीं दिया गया तो अरहर का उत्पादन 25 से 30% तक प्रभावित होता है। अतः इस समय किसानों को सजग रहने की जरूरत है और कीटों का प्रकोप दिखाई पड़ते ही तुरंत बचाव के उपाय करने चाहिए। तो आइए जानते हैं इस समय अरहर की फसल में कौन कौन से समसामयिक प्रबंधन तथा सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाले कीट हैं। इसकी जानकारी दे रहे हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर एस सिंह। तो सबसे पहले हम आपसे चर्चा करेंगे कि वो जो लंबे अवधि की अरहर हैं, ऐसे अरहर के को इस समय आपको 2-3 चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। लोग ये अनुशंसा करते हैं कि ज़्यादातर ये अरहर हमारी वो असिंचित दशाओं में उगाई जाती है। तो अगर इस समय इस अरहर को अगर एक सिंचाई की व्यवस्था कर दें कुछ दिनों में, 1-8 महीने के अंदर, तो नमी रहने से एक तो पाले का प्रकोप कम पड़ता है और ये अरहर जो है वो काफ़ी अच्छे रूप में जो है वो अपना विकास करती है, फली आती हैं, फूल आते हैं। जहाँ पर अच्छी जो है वो फली आपको कम आ रही है तो उसमें हम लोग ये कहते हैं कि आप मल्टीप्लेक्स या ट्रेसिल 2 जैसे जो कई पोषक तत्वों का मिक्सचर होता है तो इसको लीजिए और 1 ग्राम 3 लीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल करके इसका अगर आप छिड़काव करते हैं तो आपके फूल बहुत अच्छे आते हैं और फलियां आपकी अच्छी पड़ती हैं। तो जहां पर फूल आने की अवस्था है, फली बेधक कीड़े का प्रकोप जो है वो अरहर में प्रदेश में एक व्यापक समस्या है। तो ये जो है फली को छेद करके इसका दाना जो है वो खा जाता है और जिसके कारण जो है वो पूरा का पूरा जो है मेहनत जो है वो बेकार जाता है, क्योंकि सारा मेहनत आप दाने के लिए करते हैं और दाना ये फली छेदक कीट खा जाता है। अतः इनके प्रबंधन हेतु समुचित उपायों पर अमल करने की आवश्यकता है, जिस हेतु फसल उत्पादन एवं फसल सुरक्षा के मिले जुले तंत्र अर्थात एकीकृत कीट प्रबंधन प्रणाली को अपनाना चाहिए। किसान भाइयों, इन कीटों की रोकथाम हेतु खड़ी फसल की निगरानी करें। सूढ़ियों की जांच के लिए सफेद कपड़े की थैली या पॉलीथीन बैग में पौध को डालकर झटकना चाहिए, जिससे पौधों में फली पर खाती हुई सूंडी गिर जाएगी और उनकी संख्या का पता चल जाएगा।
फल मक्खी के प्रकोप की गंभीरता को जानने के लिए फलियों की सूक्ष्मता से जांच करनी चाहिए। यदि 5 से 10% दाने प्रभावित हों तब समझना चाहिए कि इनकी संख्या आर्थिक क्षति स्तर को पार कर गई है। सेक्स फेरोमोन ट्रैप, इसका प्रयोग कीट का प्रकोप बढ़ने के पहले चेतावनी के रूप में करते हैं। इस जाल में मादा कीटों की गंध वाला पदार्थ रखते हैं। इसकी गंध पाकर नर पतंगे दूर दूर से आकर्षित होते हैं और इसमें फंस जाते हैं। यदि कलियां बनते समय 4 से 5 नर पतंगे प्रति जाल 3 से 4 रात्रि तक फंसने लगे तो यह समझना चाहिए कि फसल पर फली वेधक की संख्या क्षति पहुंचाने वाली अवस्था में अधिक होने वाली है। अतः कीट नियंत्रण जरूरी हो गया है। जब इनके प्रबंधन की बात आती है तो सबसे पहला बिंदु आता है शस्य क्रियाओं द्वारा। इसमें गर्मी के महीने में खेत की गहरी जुताई करना, समय पर फसल की बुआई करनी चाहिए जिससे हानिकारक कीटों का प्रकोप कम हो सके। ज्वार के साथ अरहर की अंतः फसल 4-2 के अनुपात में बोनी चाहिए। ज्वार के डंठल कीट मक्खी चिड़ियों के बैठने के डंडे के रूप में काम आते हैं। इसके साथ ही ज्वार की कटाई के बाद दवा छिड़काव के लिए उपयुक्त रास्ता बन जाता है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग ये कहते हैं कि आप जो हैं वो जब 50% फूल आ जाए तो उस समय एक दवा आती है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड। तो इस दवा का जो है वो 1 लीटर दवा प्रति 1000 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर की दर से, अर्थात 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में के दर से घोल करके और इसका छिड़काव कर दें। और दूसरा छिड़काव जो है जब 50% जो है वो फलियां आ जाएं तो उस समय डाईमेथोएट एक दवा आती है, उसका 30 EC पावर की दवा जो है वो 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से घोल करके और उस समय छिड़काव कर दें। तो ऐसा करने से फली छेदक कीड़े का प्रकोप जो है वो काफी नियंत्रित हो जाता है। हमारे अधिकतर किसान भाई खेती के साथ साथ कृषि सह व्यवसाय के रूप में दुधारू पशुओं का पालन करते हैं। साथ ही दुधारू पशुओं का पालन व्यावसायिक स्तर पर भी गांव और शहरों में किया जा रहा है। तो जैसा कि इस व्यवसाय को दुग्ध उत्पादन के उद्देश्य से अपनाया जाता है और इस व्यवसाय से आशातीत लाभ लेने के लिए पशुपालक अच्छी से अच्छी नस्ल के पशुओं का चयन करते हैं। परंतु दुधारू नस्ल के पशु का चयन कर लेने मात्र से ही आप दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनके आहार प्रबंधन और मौसम के अनुकूल उचित देखरेख भी करनी होगी। तभी आपके पशु स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो आपको उचित लाभ भी देते रहेंगे। तो आप कैसे करें दुधारू पशुओं का आहार और देखरेख प्रबंधन, इस विषय पर वैज्ञानिक तथ्यों को जानने के लिए आपको मिलवाते हैं कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर AK सिंह से। तो दूध के व्यवसाय में सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है पशुपालक भाइयों, उसमें सबसे ज़्यादा पशुओं के जो है दाने पर, चारे पर, आहार पे ही ज़्यादा खर्च होता है। और उसमें अगर आप विशेष ध्यान दें तो जैसे कि चारे दाने का उचित प्रबंधन करके या हरे चारे का उचित प्रबंधन करके हम दूध उत्पादन की लागत को कम कर सकते हैं। जैसे इस मौसम में अगर बरसीम जो पशुपालक भाई समय से बुआई कर दिए होंगे तो इस मौसम में दलहनी हरा चारा बरसीम होता है और एक जई भी कुछ किसान भाई बोते हैं। तो प्रचुर मात्रा में अगर हरा चारा अगर हम अपने पशुओं को खिलाते हैं तो दाने की मात्रा में हम कमी कर सकते हैं, जिससे कि हमारा दूध उत्पादन की लागत कम होगी। इस बात पर विशेष ध्यान दें कि हमारे यहाँ गाय या जैसे भैंस जो होती हैं ये जनरली 400 से 500 किलोग्राम वजन की होती हैं। तो इनको अपने वजन के हिसाब से जो है 10 से 12 किलोग्राम शुष्क भार के आधार पर इनको जो है चारे दाने की आवश्यकता होती है। तो कोशिश करें, मोटा मोटा आप इस प्रकार समझ लें कि अगर दूध व्यवसाय अगर आप कर रहे हो, दूध उत्पादन कर रहे हो, तो उसमें क्या है कि इनको 3 भागों में बांट लें। 4 किलोग्राम भूसे से, 4 किलोग्राम चारे से और 4 किलोग्राम दाने से। तो 4 किलोग्राम भूसा तो आपका शुष्क भार है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन हरा चारा जो होता है रसीला होता है, जिसमें कि शुष्क भार 20 से 25% तक ही आता है। तो जैसे हम 4 किलोग्राम हरे चारे की बात कर रहे हैं तो उसको कम से कम आप 5 गुना कर लें, यानी 20 किलोग्राम हरा चारा।
तो अगर 5 किलोग्राम भूसा हो गया, 20 किलोग्राम हरा चारा हो गया और 4 किलोग्राम दाना हो गया। तो आप 4 किलोग्राम दाना खिलाएंगे तो इस तरह से अगर आप पशुओं को खिलाते हैं तो 5 से 6 लीटर तक दूध जो है आपको आसानी से जो है मिल जाएगा। ऊपर 6 लीटर से ऊपर दूध होगा, उसमें 2 से 2.5 लीटर पर आप 1-1 किलो दाने की मात्रा बढ़ाते जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके पास प्रचुर मात्रा में हरा चारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप एक जानवर को जो है 5 किलोग्राम भूसे के साथ 35 से 40 किलोग्राम अगर हरा चारा दे रहे हैं तो इसमें भी 6 से 7 लीटर दूध आपको आसानी से मिल जाता है। तो 6 से 7 लीटर तक दूध उत्पादन करने में आपको किसी प्रकार दाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद जैसे माना कि जर्सी हमारे पास होती हैं या कुछ मुर्रा नस्ल ऐसी हैं जो कि 15 लीटर तक दूध देती हैं, कुछ जर्सी गायें हैं जो कि 18 से 20 लीटर तक भी दूध देती हैं। तो ऐसी गायों में जो है क्या करेंगे आप कि 35 से 40 ग्राम हरे चारे की मात्रा जो है उससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ाएंगे। इसके बाद जो दूध जितना बढ़ रहा हो, माना कि जैसे कि 6-7 लीटर दूध है और आपका 20 लीटर का जानवर दूध उत्पादन करने वाला है तो 13-14 लीटर एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसमें जो है आप 14 लीटर पर 2 से 2.5 लीटर दूध पर 1 किलो दाना, यानी कि 4 से 5 किलोग्राम अगर 5 से 6 किलोग्राम दाना अगर बढ़ा देते हैं तो ऐसे पशुओं से 18 से 20 लीटर दूध उत्पादन किया जा सकता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा पशु दूध देता है उसी हिसाब से आप उसको जो है मतलब कि चारा दाना देना चाहिए इस मौसम में। तो संतुलित दाना बनाने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम जो है उसमें 20 से 30 किलोग्राम मतलब 30 किलोग्राम जो है गेहूं या जौ का जो भी दर्रा हो, इसमें खासकर गेहूं का दर्रा अगर बना लें या मक्के का दर्रा बनवा लें तो ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि ठंड का मौसम है। तो 30 किलोग्राम जो है इसमें आप जो है गेहूं का दर्रा या मक्का का दर्रा ले लें उसमें, और इसमें जो है 40 किलोग्राम जो है खली, जो भी सरसों की खली आपके पास उपलब्ध है, मार्केट में सस्ता मिलता है इसलिए सरसों की खली उपयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार इसमें 40 किलोग्राम खली मिला लें और 10 किलोग्राम जो है इसमें दलहन, जैसे कि अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, इसका जो है 10 किलोग्राम मात्रा जो है आप दाल चुन्नी जिसको बोलते हैं, दाल की चुन्नी आप इसमें मिला लें। और इसमें जो है कम से कम 17 किलोग्राम जो है गेहूं का चोकर मिलावे, और गेहूं का चोकर मिलाने के बाद इसमें 2 किलो जो है खनिज तत्व मिनरल मिक्सचर जिसको कहा जाता है, इसमें विटामिन और मिनरल दोनों का समावेश होता है, 2 किलोग्राम उसको आप मिला लें और 1 किलोग्राम इसमें नमक मिलाएं। इस प्रकार जो है दाना 100 किलोग्राम तैयार हो जाता है। और इस दाने को जो है जैसा मैंने बताया है 2.5 लीटर 2 से 2.5 लीटर दूध पर 1 किलो दाना पशुओं को देना चाहिए। और पशुओं का दूध उत्पादन जो है नस्ल पे भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। कई बार पशुपालक आते हैं कि साहब हम बहुत ज़्यादा खिलाने के बाद भी हमारा पशु जो है उससे ज़्यादा दूध नहीं दे रहा है। तो हर पशुओं की उसके नस्ल के हिसाब से जो है दूध उत्पादन की अधिकतम क्षमता होती है। आप उसको कितना हो खिलाएंगे उससे ज़्यादा उसका दूध उत्पादन नहीं होगा। इसलिए दूध का अगर व्यवसाय कर रहे हो तो उन्नत नस्ल के पशुओं का चुनाव करें जिनका कि दूध उत्पादन बहुत अच्छा हो। अभी और भी कई जानकारियां बाकी है, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। कोरोमंडल का ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद, जिससे आपकी फसल को सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही नहीं बल्कि 13% सल्फर भी प्राप्त होता है, जिससे खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। स्वयं एग्रो पेश करते हैं विदेशी तकनीक से बना स्पेशल स्टील टेम्पर ब्लेड, भारत का एकमात्र डीजल और समय की बचत करने वाला स्वयं रोटावेटर। कोरोमंडल का ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद, जिससे आपकी फसल को सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही नहीं बल्कि 13% सल्फर भी प्राप्त होता है, जिससे खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं आपके साथ। बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर। उत्तर प्रदेश में आलू की खेती देश में सर्वोच्च स्थान रखती है।
जिसकी खेती प्रदेश के सभी क्षेत्र के किसान भाई अपनी आवश्यकता अनुसार करते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत कम उत्पादन की प्राप्ति होती है। इसके कम उत्पादन एवं उत्पादकता के कई कारण हैं, जिनमें से एक प्रमुख कारण है आलू की फसल में लगने वाले रोग एवं कीट, जो आलू की फसल को भारी क्षति करते हैं। और कभी कभी तो इसके रोग महामारी की तरह फैलकर संपूर्ण आलू की फसल को चौपट करते हैं। और इन हानिकारक रोगों एवं कीटों की पहचान एवं नियंत्रण की सही जानकारी किसान भाइयों को न होने के कारण उचित उपाय नहीं अपना पाते। अतः किसान भाइयों, आप आलू की फसल में रोग एवं कीट किस प्रकार से प्रबंधन करेंगे जिससे कि आपके आलू की फसल सुरक्षित रहे, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी के लिए हमने आमंत्रित किया कृषि विज्ञान केंद्र उझानी बदायूं से डॉक्टर संजय कुमार को। किसान भाइयों, जैसा कि आपने बताया कि जो बीमारी आती हैं आलू फसल में, इसमें मुख्य रूप से दो बीमारियां आती हैं। पहला जो है अगेती झुलसा जिसे बोलते हैं। इसमें क्या है, पत्तियों पे छोटे छोटे काले रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिसके कारण बाद में पूरा पौधा सूखना प्रारंभ हो जाता है और इसके उत्पादन की शुरुआत में इसमें उत्पादन काफ़ी गिर जाता है, क्योंकि जमाव के समय में आता है। तो ये हमारे जो पौधे हैं इनकी वृद्धि रुक जाती है, जिसके कारण काफ़ी नुकसान होता है। इसके प्रबंधन के लिए हम एक तो जो बीज हम लेते हैं, बीज स्वस्थ बीज लेना चाहिए। हम बीज प्रमाणित बीज लें और अच्छे संस्थान से बीज लें। साथ में ध्यान रखना है बीज का उपचार करें। बीज का उपचार करने के लिए एक फफूंदनाशी है जिसे कार्बेंडाजिम के नाम से जानते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसका 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से हम इसको प्रयोग करते हैं। साथ ही हमें ध्यान रखना है कि अगर इसमें 1 महीने की फसल हो गई तो एक हमें बचाव के लिए कीटनाशी एक फफूंदनाशी का प्रयोग करना है, जिसे हम मैनकोजेब बोलते हैं। मैनकोजेब की मात्रा 1.25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बना के हमें स्प्रे करना है। तो इससे हमारी फसल इस रोग से बच जाएगी। साथ ही जो दूसरा रोग लगता है जिसे पिछड़ी झुलसा बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि पत्तियों की जो सतह होती है वहाँ से पत्तियाँ प्रारंभ में एक पानी का धब्बा जैसे बनता है, और अगर सुबह के समय देखेंगे, पत्ती को पलट के देखेंगे तो उसमें रुई जैसे सफ़ेद फफूंद दिखाई देगी। तो ये रोग शुरुआती अवस्था में होता है और इसमें 4-5 दिन तक हमें ध्यान नहीं दिया तो ये पूरी फसल नष्ट हो जाती है। आसमान में अगर बादल हैं और तापक्रम निम्न है और तो उस समय ये रोग काफ़ी तेज़ी से फैलता है। इसके बचाव के लिए हमें ये करना है कि जो बीज उपचार की बात करी थी वो तो करना ही करना है। साथ में हमें एक फफूंदनाशी है जिसे रीडोमिल के नाम से आते हैं। इसमें 2 तरह के फफूंदनाशी होते हैं। इसमें मेटल एक्सेल 8% होता है तथा 64% मैनकोजेब होता है। इसकी 1.25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना है। और यदि इस फफूंदनाशी का प्रयोग कर लेंगे तो हम अपनी फसल को इससे बचा सकते हैं। साथ में एक अन्य फफूंदनाशी आता है जिससे करजेट के नाम से आते हैं। इसमें साइमोक्सिनिल 8% होता है प्लस मैनकोजेब 64% होता है। इसका भी प्रयोग 1.25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना है। आलू फसल में हम कीटों की बात करें तो कीट में जो प्रारंभ रूप से जब आलू हम लगाते हैं तो उसमें 2 प्रमुख कीट, इसमें दीमक है और एक कटुआ कीट का फिर नुकसान पहुंचाता है। जो हमारे कंद हैं इनमें मिट्टी भर देता है और उसके जो कंदों को खा के नष्ट कर देता है, इससे जमाव हमारा प्रभावित होता है। इसमें जो दीमक है, दीमक के लिए एक काफ़ी प्रभावी कीटनाशी है, इसके क्लोरोपाइरिफास के नाम से आता है। इसकी 5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से रेत में मिला के छिड़काव कर दें। इसके उपरांत हल्की सिंचाई कर दें तो ये हमारे दीमक से अपनी फसल को बचा सकते हैं आलू के। इसके अलावा जो कटुआ कीट है इसके लिए कार्बोफ्यूरॉन नाम का एक कीटनाशी आता है, इसका प्रयोग करेंगे तो हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त माहू जो कीट है ये रस चूसने वाला कीड़ा है। इसमें जो शिशु और प्रौढ़ इसके पत्तियों से रस चूसते हैं, इससे पत्तियाँ काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, पीला पौधा हो जाता है, पीला पड़ा प्रारंभ हो जाता है। और बाद वाली अवस्था में एक वायरस से फैलने वाला रोग भी इसका वाहक है माहू। इसमें पत्तियां जो रोगी पौधे होते हैं उनकी पत्तियां छोटी हो जाती हैं और उनकी बढ़वार रुक जाती है, इससे कंद हमारे ठीक से नहीं बन पाते हैं। तो इसके बचाव के लिए हमें इमिडाक्लोपिड नाम का कीटनाशी आता है। इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 2 लीटर पानी में घोल बना के हमें छिड़काव करना है। अगर एकड़ में हम प्रयोग कर रहे हैं तो 100 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे तो हम दीमक अपना इस कीट से, माहू कीट से अपनी फसल को बचा सकते हैं। यदि हम सीमित सिंचित दशा में गेहूं की खेती की बात करें तो मुख्य रूप से बुंदेलखंड सहित प्रदेश के अन्य ऊपरवार जमीन में की जाती है। जो किसान भाई खरीफ फसलों की देर से कटाई किए होंगे
वो बुआई करना चाहते हैं, सही विधियों एवं सही प्रजातियों का चयन करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं। परंतु यहीं पर हमारे किसान भाई कमी कर देते हैं और जल्दबाजी में खेत की नमी का ध्यान न देना, गलत बीजों का चयन तथा बुआई विधि पर ध्यान नहीं देते, जिसका परिणाम ये होता है कि खेतों में बीजों का कम जमाव तथा खरपतवारों की अधिकता हो जाती है, जिसका परिणाम कम पौध संख्या तथा कमजोर पौध देखने को मिलते हैं, जिससे हमें बहुत कम उत्पादन मिलता है। तो किसान भाइयों, सीमित सिंचित दशा में गेहूं की बुआई किस प्रकार से करें जिससे कि अधिक से अधिक पैदावार मिल सके, इसके लिए आज हमने संपर्क किया कृषि विभाग बांदा के विषय विशेषज्ञ उमेश चंद्र कटियार से। जैसा कि कठिया गेहूं के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। कठिया की उपयोगिता ये है कि जो आजकल इतनी बेकरी में बिस्किट और ब्रेड वगैरह जो बनती है उसमें अधिकांश प्रयोग इसका हो रहा है। तो ये क्वालिटी व्हीट है, टिटकम ड्यूरम ग्रुप का है। अन्य सारी जो गेहूं होता है टिटकम एस्टम ग्रुप का होता है। इसमें जो हमारी प्रजातियां हैं RR 21 है, C306 है, ये प्रजातियां जो है हमारी ग्रुप की हैं और इसको अधिकांश हमारे भूमि में बोया जाता है। किसान भाइयों, ये तो कठिया गेहूं की प्रजातियां हैं, परंतु बुंदेलखंड क्षेत्र के जनपदों जिसमें झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, बांदा और चित्रकूट आते हैं, इनमें गेहूं की विलंब से बुआई का समय 25 नवंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक है। अतः इन क्षेत्रों के लिए संस्तुत विलंब से बुआई की प्रजातियां मालवीय 234, HP 1633, DL 788-2, UP 2425, K 9162, K 9423, GW 173 एवं HUW 510 हैं। विलंब की दशा में आप इन्हीं प्रजातियों के बीजों का चयन करें। इसकी बुआई को आप निश्चित, ये जो वीक चल रहा है ये इसके लिए अप्रोप्रिएट टाइम है और बीज की मात्रा इसमें आप 100 किलो के आसपास प्रति हेक्टेयर रखेंगे। प्रयास ये करेंगे कि आप हमारे राजकीय कृषि बीज भंडार से बीज लेंगे, वो उपचारित होता है, उपचारित होने से इसमें कोई रोग नहीं लगता है सामान्यता जो है। इसलिए प्रयास करेंगे कि हमारा अगर नहीं ले पा रहे हैं तब भी अगर आप थीरम से उसका ट्रीट कर देते हैं 2.5 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीज से, तो इसमें कोई जो बीज जनित या भूमि जनित कोई रोग होता है वो नहीं लगता है। अब आइए बात करते हैं खेत की तैयारी पर। गेहूं की खेती के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम है। बलुई दोमट भूमि में गेहूं की अच्छी उपज ली जा सकती है। खरीफ की फसल कटने के बाद एक जुताई मिट्टी पलट हल से करने के बाद 2 से 3 जुताई हैरो एवं 2 जुताई टिलर या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरी बनाकर खेत को समतल कर देना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि खेत में उचित नमी होना चाहिए। यदि नमी नहीं है तो पहले पलेवा करके खेत को तैयार करना चाहिए। किसान भाइयों, सामान्य दशा में गेहूं के लिए खेत तैयार करने में लगभग 6 जुताइयों में 2700 रुपए प्रति एकड़ का व्यय आता है और इस व्यय से बचने हेतु किसान भाई रोटावेटर द्वारा खेत तैयार कर सकते हैं। इस यंत्र द्वारा एक बार में खेत तैयारी हो जाने से उपर्युक्त लागत तो कम होती ही है, साथ ही बुआई में होने वाली देरी से भी बचा जा सकता है। और ये प्रयास करेंगे 80-40-40 माना 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 ग्राम फास्फोरस और 40 पोटास अवश्य का प्रयोग करेंगे, जिसमें आधी नाइट्रोजन, पूरी फास्फोरस और पूरी पोटास का प्रयोग बुआई के समय करेंगे। धान गेहूं फसल चक्र वाले खेत में 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से आखिरी जुताई के समय खेत में अवश्य मिला दें। और विशेष ध्यान ये रखना है कि बुंदेलखंड में विशेष तौर से, क्योंकि इसको अगर जो सीड ड्रिल आपस उपलब्ध है उसकी कैलिब्रेशन हम कर लेते हैं, तो खाद और बीज की बुआई साथ साथ करेंगे तो खाद नीचे रहेगी, बीज ऊपर रहेगा। और स्पेसिंग इसकी 15 से 20 सेंटीमीटर लाइन टू लाइन रखेंगे, 5 सेंटीमीटर पौधे पौधे रखेंगे। वैसे ऐसी खेती असंजय दशा में होती है, लेकिन अगर अच्छा उत्पादन लेना है तो कम से कम 30 सिंचाइयाँ, पहले 20 से 25 दिन, ये बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके पास एक ही सिंचाई उपलब्ध है तो उसको प्रयास करें 20 से 25 दिन पे आप कर लें, नहीं तो 30 से 40 दिन पर। और आखिरी में अगर आपको उपलब्ध होती है तो 60 से 65 दिन में सिंचाई कर दें। में अगर 3 उपलब्ध हैं तो ये करें, अगर 2 उपलब्ध हैं तो 20 से 25 दिन पहले ही और दूसरी 40 दिन में करें। अगर 2 ही नहीं उपलब्ध, 1 उपलब्ध तो केवल 20-25 दिन की सिंचाई करें, इसके उससे से इसका काम चल जाएगा। अभी और भी कई जानकारियां बाकी है, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। कोरोमंडल का ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद, जिससे आपकी फसल को सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही नहीं बल्कि 13% सल्फर भी प्राप्त होता है।
जिससे खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा, रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसलिए अब चाहिए कम समय में ज्यादा खबरें, यानी सुपरफास्ट खबरें। 30 मिनट में 150 खबरें, खबरें दनादन, सोमवार से शनिवार दोपहर 3 बजे। कोरोमंडल का ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद, जिससे आपकी फसल को सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही नहीं बल्कि 13% सल्फर भी प्राप्त होता है, जिससे खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं आपके साथ। बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर। चलिए अब रुख करते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की ओर। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज जो प्रश्न शामिल किया गया है उससे पूछा है ज्योलिकोट नैनीताल से सुधीर ढांगा ने। आप आड़ू के वृक्षों में कटाई छटाई की प्रक्रिया पर जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। आड़ू के बाग लगाकर अच्छी उत्पादन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, आड़ू के बाग में सबसे अच्छी बात आवश्यकता होती है कि हम उसकी प्रूनिंग शुरू से ही प्रारंभ करें, जिससे कि हमारा जो सेंट्रल ओपनिंग सिस्टम बीच वाला भाग खुला रहे और सूर्य की किरणें नीचे तक आए। तो इसके लिए शुरुआती दौर में जब हम पौधा रोपण करते हैं, उसके बाद जो तना जैसे ही 90 सेंटीमीटर तक बढ़े उसके बाद उसको काट देते हैं। उसके बाद उनसे 5-6 जो शाखाएं बहुत निकलती, 5-6 शाखाएं को छोड़ के शेष अन्य शाखाओं को काट देना चाहिए। और उन शाखाओं से जब 2-2, 3-3 शाखाएं निकलें, उनको 3-4 शाखाएं छोड़ के शेष अन्य शाखाओं को काट देना चाहिए। इस तरह से जो नए आड़ू के बाग लगाते हैं उनमें प्रूनिंग करें। जो आड़ू के बाग 7-8 वर्ष पुराने हो जाएं, उनमें किसान भाइयों प्रति वर्ष प्रूनिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि आड़ू के पौधों में प्रत्येक वर्ष फल नई शाखाओं पर ही आते हैं। अर्थात ये शाखाओं में एक वर्ष फल आने के बाद उनमें दोबारा फल नहीं आते। तो ऐसी शाखाओं को 20 से 25 सेंटीमीटर छोड़कर काट देना चाहिए। और ये काम प्रूनिंग का काम दिसंबर के माह में करना चाहिए किसान भाइयों। जैसे हम आलू के बागों में प्रूनिंग करें, प्रूनिंग के बाद उस पर हम जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की मात्रा से घोल बनाकर छिड़काव कर दें, तथा हम इसके बाद आलू के बागों में ये देख रेख रखते रहें कि जहाँ पे हमने प्रूनिंग की है कहीं उनमें सड़न पैदा तो नहीं हो रही है। यदि ऐसी कोई समस्या आती है तो हम किसी फंजीसाइड या वैज्ञानिकों की सलाह लेकर उस समस्या का समाधान करा सकते हैं। जब हम प्रूनिंग का कार्य कर लेते हैं, इसके बाद किसान भाइयों दिसंबर और जनवरी में इसके पौधों की सिंचाई करके जो हमारा उर्वरक प्रबंधन का काम है वो करते हैं। किसान भाइयों, अगर आप हमसे कृषि से संबंधित सुझाव या समस्या के समाधान हेतु संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512, या फिर मेल करें annadata.up@etv.co.in या निःशुल्क फोन संपर्क सेवा 1800-425-4085 पर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे से शाम 6 बजे तक संपर्क करें। किसान भाइयों, आज के अन्नदाता में बस इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे नई रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।